नमस्कार दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही होगी। आज हम बात करेंगे समसामयिक, हमारी जो सीरीज चल रही है कंटिन्यू, जिसमें हमारी 17 कक्षाएं हो चुकी हैं। आज हम 18वीं कक्षा पे हैं और 18वीं कक्षा में अक्टूबर माह के करंट पे बात करेंगे आज। ठीक है, तो देखिए, हमारी ये कक्षा होगी 18वीं और 18th क्लास होगी आज। इससे पहले 17 कक्षाएं हो चुकी हैं, जिसमें हमने सितंबर तक का सारा करंट अफेयर्स और उसमें 3 प्रैक्टिस कक्षाएं भी अपलोड कर ली है टोटल। यह 18वीं कक्षा है, इसमें हम अक्टूबर माह का करंट कंप्लीट पढ़ेंगे और इसमें खेल खिलाड़ी की का पोर्शन नहीं है। मैंने तय किया कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन तीनों के खेल खिलाड़ियों की क्लास हम अलग से लेंगे। ठीक है, जो कि दिसंबर लास्ट में होगी। और जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन तीनों की त्रैमासिक पत्रिका भी मार्केट में जा चुकी है, सारी पुस्तक भंडार पे उपलब्ध है। और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन तीनों महीनों की पत्रिका दिसंबर के लास्ट वीक में आ जाएगी, ताकि अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए काम कर जाए। इसमें हमने सभी प्रकार के सूजस वगैरह, जितने भी ऑथेंटिक सोर्सेस थे, उन सारों को यूज़ किया है। अभी तक इसका रिस्पॉन्स बड़ा शानदार रहा है। चाहे आरपीएससी के एग्ज़ाम्स की बात करें, चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के एग्ज़ाम्स की बात करें, अभी तक बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। 90% प्रश्न करंट अफेयर्स की कक्षाओं में देखे जा सकते हैं। आप पुरानी कक्षाओं को और पेपर्स को मिला के देख सकते हो राजस्थान करंट अफेयर्स के। और आपकी तरफ से भी इन कक्षाओं को बड़ा शानदार रिस्पॉन्स किया जा रहा है। सभी कक्षाएं 1 लाख से ऊपर विद्यार्थियों ने देखी है, उसको पढ़ा है अच्छे से। और मैं कहीं जाता हूँ तो भी मुझे एक फीडबैक मिलता है कि सर, हम आपसे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ज़्यादा नहीं लेता हूँ, महीने में एक कक्षा ले रहा हूँ और एक क्लास में एक महीने का पूरा करंट अफेयर्स हम इसमें समाहित कर रहे हैं। और अब आगे जो है, मेरा प्लान है कि राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ साथ में भारत और विश्व का करंट अफेयर्स भी हम जल्द ही क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। पूरी प्लानिंग हो चुकी है। जल्दी टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको शेड्यूल दे दूंगा और उसके बाद हम है वो इंडिया और वर्ल्ड का करंट अफेयर भी स्टार्ट करेंगे, ताकि आरएएस के एग्ज़ाम्स है, फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है, इन परीक्षाओं में भी आपकी एक हेल्प हो सके। ये सारा निःशुल्क रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा आपसे। ठीक है, तो हम बात को शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारी 18वीं कक्षा है और 18वीं कक्षा अक्टूबर माह की करंट को कवर करेगी कंप्लीट। ठीक है, इसमें हमने प्रमुख योजनाएं ले लिए हैं, एमओयू ले लिए हैं, व्यक्तित्व ले लिए हैं, पुरस्कार ले लिए हैं, अभियान ले लिए हैं, कार्यक्रम ले लिए हैं। और इसके अलावा मिसलेनियस जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे कवर कर लिए हैं। इसमें केवल स्पोर्ट्स पर्सन नहीं लिए हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स की अलग से क्लास ले लेंगे, एक अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तीनों महीनों की। ठीक है, तो इसको हम शुरू कर रहे हैं। और यह कक्षा आगे, प्रोफेसर की परीक्षा है दिसंबर में 7 तारीख को, उसके लिए बड़ी निर्णायक सिद्ध होने वाली है, क्योंकि जनरली आरपीएससी 2-3 महीने पुराना करंट ज़्यादा पूछ रही है आजकल। तो और पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में भी ऐसा हुआ था। तो उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीज़ें ठीक होगी। हम सबसे पहले पहले पॉइंट पे आते हैं, जिसमें हम प्रमुख योजनाओं पे बात करेंगे। ठीक है, ये सारी हेडिंग्स इस बार दी है हमने, तो टोटल 6 हेडिंग के साथ ही हमारा ये टॉपिक 7 हेडिंग के साथ में पूरा हो जाएगा। पहली हेडिंग में हमने राजस्थान गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं अक्टूबर माह की, उसको हम कवर करेंगे। और ये सारी योजनाएं डायरेक्टली हमने सूजस और अखबारों से ली हैं। ठीक है, हो सकता है इसकी भाषा और कोचिंग सेंटर के साथ में मैच कर जाए, क्योंकि हमारा सभी का स्रोत लास्ट में जाके एक ही होता है। हम सब सूजस से लेते हैं, डीआईपीआर से लेते हैं, और गवर्नमेंट के जो भी ऑफिशियल पेजेस वगैरह है, वेबसाइट्स वगैरह है, वहाँ से लेते हैं। तो वहाँ से लिया गया है डाटा वगैरह, सारे वहाँ से लिए गए, ताकि सारा कुछ ऑथेंटिक हो जाएगा। तो पहली जो योजना है, इसको अपन योजना नहीं कहते, इसको अपन एक्शन कहते हैं। तो यह एक कार्य योजना है। कार्य योजना का मतलब होता है वो टारगेट जो एक निर्धारित समय में उनको पूरा करना है। तो भारत सरकार ने अभी टारगेट लिया है कि 2047 तक हम विकसित भारत बनेगा हमारा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने भी ये टारगेट लिया है कि हम 2047 तक विकसित राजस्थान की कंसेप्ट लाएंगे। और
इसकी कार्य योजना बनाएंगे, पूरा एक्शन प्लान बनाएंगे और इस पे हम काम करेंगे ताकि 2047 तक हमारा राजस्थान भी विकसित हो जाए। ठीक है, तो ये केंद्र सरकार से की योजना से सीधे तौर पे प्रभावित है। इसकी पूरी हेडिंग आई थी, इसका पूरा एक डॉक्यूमेंट्स प्रधान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो है वो जारी किया। वो डॉक्यूमेंट्स विभिन्न सभी सरकारी कार्यालयों में भी आया है, हमारे कॉलेज में भी ये डॉक्यूमेंट्स दिया गया है। सभी जगह से ये डॉक्यूमेंट्स जो भजनलाल जी हाथ में लेके बैठे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स दिया गया। इस डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा हुआ उस पर भी हम बात करेंगे। यह जो डॉक्यूमेंट्स है इसकी थीम रखी गई है संकल्प की ओर सशक्त कदम। ठीक है, संकल्प की ओर सशक्त कदम, ये थीम रखी गई है इसमें, और इस पे 2047 तक काम किया जाएगा। तो आपको ये थीम भी ध्यान रखनी है, और ये कई बार प्रश्न जो है वो ऐसे पूछ लेते हैं। तो इस थीम आधारित विकसित राजस्थान 2047 का डॉक्यूमेंट जारी किया। ये कब जारी किया गया? तो ये डॉक्यूमेंट्स जारी किया गया है आपके, अगर मैं इसमें आपको बताऊं तो 13 अक्टूबर 2025 को ये डॉक्यूमेंट्स जारी किया गया। और स्वाभाविक सी बात है, ये राजस्थान की जो राजधानी है वहीं पे जारी होगा। तो जयपुर में इस डॉक्यूमेंट्स को जारी किया गया। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी साथ थे, और साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी थे। अब इस डॉक्यूमेंट्स को पहले ही राज्य के मंत्रिमंडल ने 23 अगस्त 2025 को अनुमोदित कर दिया था, क्योंकि जो भी कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं, ऐसे कोई एक्शन प्लान होते हैं, उन पर मंत्रिमंडल की सहमति जरूरी होती है। क्योंकि देखो, काम किसको करना है? काम सभी मंत्रालयों को मिलके करना पड़ेगा। मंत्रालय मिलके काम करेंगे तभी चीजें जो है वो पॉसिबल हो पाती है। जब तक मंत्रिमंडल की सहमति नहीं होती तब तक आप यूं समझिए कि मंत्रियों की सहमति नहीं है, मतलब मंत्रालय उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए कोई भी एक्शन प्लान आता है, ऐसा कोई बड़ा डॉक्यूमेंट्स आता है, तो उसके लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन जरूरी होता है, जो इन्होंने 23 अगस्त 2025 को ही ले लिया था। इस योजना के अंदर टोटल जो कार्य योजना, इसमें 4 थीम रखी गई है। अगर थीम की बात करें तो देखो, जन कल्याण ये सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि देखो, जन कल्याण जब तक आप वेलफेयर के काम नहीं करेंगे तब तक एक प्रकार से समाज का वंचित वर्ग जो है वो विकसित नहीं हो पाएगा। जब तक वो नहीं हो पाएगा तब तक विकसित राजस्थान का सपना अधूरा रह जाएगा। दूसरा अगर पॉइंट बात करें तो त्वरित विकास है ना। त्वरित का मतलब एक्सेलरेट करना, डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करना, गति देना। अटकाव नहीं आना चाहिए, बीच में बैरियर नहीं पड़ने चाहिए, फटाफट काम हो, ऐसा हो। क्योंकि त्वरित विकास होगा तभी विकसित होने की हम कल्पना कर सकते हैं। विकसित का मतलब क्या है? विकसित का मतलब होता है जहां प्रति व्यक्ति आय अधिक हो जाती हो। विकसित का मतलब होता है जिसमें आपके इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास हो। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन सेक्टर है, मेडिकल सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, ये सारे के सारे आपके वर्ल्ड क्लास हो जाते हो। ऐसे लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का बढ़ जाता हो, और ये जो मोर्टेलिटी रेट वगैरह है, मृत्यु दर वगैरह, ये डाउन हो जाते हो। ये सारी जब चीज़ें होती हैं तो हम उसको विकसित की डेफिनेशन देते हैं। तो उसके लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। तीसरा, भविष्य उन्मुख राजस्थान। ऐसे काम करना जो आपके फ्यूचर ओरिएंटेड हो। आपको आगे 10 साल 20 साल को ध्यान में रखते हुए सारी प्लानिंग करना। और संवर्धक नीति, चीज़ों को बढ़ाने की पॉलिसी। तो ये 4 मेन थीम रखी गई है इसमें, और टोटल 13 सेक्टर इसमें चयनित किए गए हैं। क्योंकि देखो, हेल्थ सेक्टर हो, चाहे मेडिकल सेक्टर हो, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो, अगर सेक्टर्स पे काम नहीं किया गया तो विकसित राजस्थान का सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता। तो इसमें 4 थीम रखी गई है और 13 सेक्टर्स पर बात की गई है। अब ये प्रश्न कैसे आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है या कौन सा कथन ठीक नहीं है? तब आपके ये सेक्टर्स वगैरह पूछे जा सकते हैं। अ, इनको आप शॉर्ट में लिख लीजिए। इसको मैं आगे और समझाऊंगा। देखो, आगे देखो, अब इसके मुख्य लक्ष्य कौन से? ये वही पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स आपको दिख नहीं रहे होंगे, इसको मैंने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, अब आप देखिए, इसमें प्रश्न बन सकता है, अर्थव्यवस्था का क्या टारगेट रखा है? अर्थव्यवस्था का टारगेट रखा है 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना। ठीक है, अब ये जो कुछ मिलियंस की है, इसको 4.3 ट्रिलियन पे ले जाना। रोजगार की बात है तो 1 करोड़ से अधिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार क्रिएट करना। इसके साथ साथ में ऊर्जा की बात है
तो आजकल आपको पता है पूरा रिन्यूएबल एनर्जी पे काम चल रहा है। तो रिन्यूएबल एनर्जी में जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जैव ऊर्जा, बायोगैस जिसे कहते हैं वो है। ये ऐसी ऊर्जा है जिसके स्रोत कभी भी नष्ट नहीं होने और ये कभी भी प्रदूषणकारी तत्व नहीं बन सकते। ये पर्यावरण को कभी भी लॉस नहीं करते। तो ऐसी नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन को 290 गीगावाट तक बढ़ाना, जो अभी 33 गीगावाट के आसपास है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करोगे तो जो राज्य का जीवीए है उसमें इसकी हिस्सेदारी को 20% के आसपास करना, जो अभी लगभग 10-12 के आसपास है, इसको 20% करना। अगर शिक्षा की बात करें तो इसमें 100% आपके एनरोलमेंट करना, मतलब सभी बच्चों को स्कूल है वो दाखिल करवाना। स्वास्थ्य की बात करें तो मातृ मृत्यु दर को 15 तक लाना। 1 लाख जन्म देती हुई माताओं में से कितनी कितनों की डेथ हो जाती है उसको अपन मातृ मृत्यु दर कहते हैं, इसको 15 तक ले आना। और जीवन प्रत्याशा को 77 तक पहुंचाना, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक औसत नागरिक कितना जीता है उसको अपन जीवन प्रत्याशा कहते हैं। तो उसकी उसको बढ़ा के 77 ले आना। तो ये देखो, मातृ मृत्यु दर कम होना इस बात का संकेत होता है कि आपने इस क्षेत्र के अंदर मेडिकल सेक्टर में काफ़ी अच्छे प्रयास किए हैं, तभी ये चीज़ें कम हुई है। और लाइफ बढ़ने का मतलब है कि पर्यावरण बिल्कुल साफ है, हाइजेनिक फूड है और मेडिकल फैसिलिटीज उम्दा है। ये जब होता है तभी जाके स्वास्थ्य क्षेत्र में ये चीज़ें हो पाती है। महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट, अगर इसकी बात करें तो कार्यबल में भागीदारी 60% से अधिक करना। जितना भी आपके काम करने वाले लोग हैं उसमें महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, 60% तक ले जाना। ये टारगेट है सारे के सारे 2047 तक के। ये टारगेट अचीव होते हैं तभी ये सारी बातें होगी। इसमें यही बातें लिखी गई है, जो ये पॉइंट सारे लिखे हुए हैं ये सारा। इसमें एक पॉइंट और है जिसमें जैसे पर्यटन में देश की हिस्सेदारी, देश की 15% हिस्सेदारी का संकल्प, एक पॉइंट इसमें और ऐड किया जा सकता है। पर्यटन में 15% हिस्सेदारी, ये पॉइंट इसमें और ऐड किया जा सकता है। तो कुल मिला के ये सारे पॉइंट्स करने हैं विकसित राजस्थान की डॉक्यूमेंट्स में। ये मेन मेन हाइलाइट्स है सारे के सारे। आपको बहुत बढ़िया से इसको पढ़ना है क्योंकि इसका प्रश्न आने की पूरी संभावना है। और इस समय गवर्नमेंट ने हर सरकारी ऑफिस में एक डॉक्यूमेंट्स इसका पहुंचा दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ, इसको आप लिख लीजिए। राजस्थान के सौर ऊर्जा का सिरमौर। ठीक है, हम योजनाओं पे चल रहे हैं और सवाई माधोपुर की बात करेंगे। सवाई माधोपुर के सारसोप में और कोलाडा में सौर ऊर्जा के प्लांट लगे हैं। तो राजस्थान के सौर ऊर्जा का जो अग्रणी राज्य बनने के जो लक्ष्य है उसमें सवाई माधोपुर जिला भी एक अच्छी खासी भूमिका निभा रहा है। कौन सा जिला? सवाई माधोपुर जिला। यहाँ एक स्थान है कोलाडा। कोलाडा के अंदर देश का 956वां सौर ऊर्जा प्लांट लगा है। किस कौन से संख्या है राज्य का, देश का नहीं सॉरी, राज्य का 956वां प्लांट लग रहा है सौर ऊर्जा का, जिसकी क्षमता कितनी है? 1.2 मेगावाट इसकी क्षमता रखी गई है। इसके साथ साथ में राम सिंहपुरा में भी 1.12 मेगावाट का है और कोलाडा में, राम सिंहपुरा में, दोनों में मिला के 2.94 का आपके हो जाता है क्षमता, सौर ऊर्जा की क्षमता हो जाती है। इसमें तकरीबन 280 किसान परिवारों को एक प्रकार से सौर ऊर्जा की लाइट मिल जाएगी। तो पीएम कुसुम कंपोनेंट ए के तहत अब तक कुल 3 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा संयंत्र चालू है। देखो, पीएम कुसुम में 3 कंपोनेंट्स है। मैंने ये योजना आपको फ्लैगशिप योजनाओं की जो क्लास ली थी उसमें भी पढ़ाया था और उसके अलावा भी कई बार पढ़ाया। फ्लैगशिप कुसुम ए के अंदर आपके ए कंपोनेंट्स, बी कंपोनेंट्स और सी कंपोनेंट्स। ए कंपोनेंट्स में क्या है? जिसमें गवर्नमेंट विकेंद्रीकृत माध्यमों के जरिए 10,000 से अधिक मेगावाट की संयंत्र स्थापित करेगी। बी कंपोनेंट्स में क्या है? इसमें आपके सोलर पंप वगैरह लगेंगे और सी कंपोनेंट में सरकार किसानों से ये काम करवाएगी सब्सिडी वगैरह देके। तो टोटल 3 प्रकार के कंपोनेंट्स है। इसका अध्ययन आप विशिष्ट डिटेल से करना चाहते हैं तो मैंने फ्लेक्सिक योजना में इसको बढ़िया से समझा रखा है। तो ये जो काम किया जा रहा है ये कंपोनेंट्स है। ठीक है, तो गवर्नमेंट की योजना का
एक हिस्सा है यहाँ पे। तो सवाई माधोपुर के सारसोप में 1.42 मेगावाट का है और कोलाडा में 2.25 मेगावाट का हो जाएगा। टोटल इनका टारगेट है यहाँ पे, ठीक है। पहले से है और एक 1.2 का नया और हो जाएगा, कुल 2.25 का हो जाएगा। तो ये कोलाडा का थोड़ा ध्यान रखना। कोलाडा जनरली क्या है कि सौर ऊर्जा का काम जैसलमेर में होता है, ये कंफ्यूज नहीं होना। सवाई माधोपुर में ये 4 पॉइंट्स आप कवर कर लेना। पीएम कुसुम योजना में राजस्थान की स्थिति क्या है देखिए। कंपोनेंट ए में राजस्थान देश के अंदर पहले स्थान पे है, और कंपोनेंट सी जो उसमें सोलर पंप वगैरह लगवाने सब्सिडी देके, उसमें राजस्थान तीसरे स्थान पे है अभी तक। तो पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए और सी के तहत 2000 मेगावाट से अधिक क्षमता के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं, और इसमें से किसानों को दिन के समय भी आपके बिजली मिल जाती है। और राजस्थान की पोजीशन ए में पहले स्थान पे है और सी में तीसरे स्थान पे है। ये पोजीशन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, ये प्रश्न पूछने योग्य बनता है। तीसरी योजना की अपन बात करें तो इसमें है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। देखो, धन धान्य का सीधा सीधा मतलब अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो सीधा मतलब है प्रोडक्शन को बढ़ाना और खाद्यान्न प्रोडक्शन को बढ़ाना। कैसे बढ़ाया जा सकता है? कृषि विविधीकरण हो गया, जैसे एक ही खेत के अंदर विविध फसलें बोना, क्रॉप रोटेटिंग करना, वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करना, अच्छे बीज यूज करना, वैज्ञानिक तरीके से खाद्यान्न फर्टिलाइजर का यूज करना। ये सारे प्रयासों के द्वारा हम क्या करते हैं, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इसमें यही बात की गई है कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र की दो योजनाओं, कौन सी? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भर मिशन। देखो, दलहन आत्मनिर्भर मिशन का तो नाम से पता चल रहा है कि इसका उद्देश्य क्या होगा। दालों के मामले में हमें आत्मनिर्भर होना है। पहले क्या था कि जब हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था 1966 से 70 के बीच में, हरित क्रांति जब हुई, तो हरित क्रांति से पहले पंजाब और हरियाणा इन क्षेत्रों में दालें बोई जाती थी। इससे क्या होता था कि देश में दालों की सप्लाई बहुत अच्छी सी थी और देश दालों के मामले में आत्मनिर्भर था। लेकिन जैसे ही हरित क्रांति हुई, तो हरित क्रांति के कारण दालों को रिप्लेस कर दिया गेहूं और चावल जैसी फसलों ने। इससे परिणाम क्या हुआ कि देश में दाल उत्पादन कम हो गया, और दालों का उत्पादन कम होने का परिणाम ये निकला कि हमें अफ्रीका से वगैरह से दालें खरीदनी पड़ी। और चूंकि इसलिए कहते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था, हरित क्रांति, उसका सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ था? दाल उत्पादन को हुआ था। फायदा किसको हुआ? गेहूं को फायदा हुआ था। तो वापस उन दाल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए ये दलहन आत्मनिर्भर मिशन की शुरुआत की गई है यहाँ पे। और ये शुरुआत केंद्र सरकार में हुई है, तो डेफिनेटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये कार्य किया गया। कब? 11 अक्टूबर 2025 को ये काम किया गया। अब देखिए इसमें है क्या, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। आज 11 अक्टूबर का ये दिन बहुत ही ऐतिहासिक, आज नया इतिहास रचने महाभारती के दो महान रत्नों की जन्म जयंती है, जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख। ये उस दिन की बात है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण के दो अंश थे। इस दिन है वो जेपी साहब और नानाजी देशमुख का जन्म हुआ है। तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का बजट कितना है? 24,000 करोड़। और दलहन आत्मनिर्भर का बजट है 11,440 करोड़। तो इन दोनों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना कितने जिलों में चली जाएगी? देश के 100 कृषि जिलों में। ये कृषि जिले 100 में चलेगी। 100 कैसे? कौन से? ऐसे कृषि जिले जहां पे प्रोडक्टिविटी कम है, उत्पादन कैसा हो रहा है? कम हो रहा है, और फसलों की तीव्रता भी मध्यम है, ठीक है। और साथ में क्या है? औसत से कम ऋण उपलब्धता है। तो ऐसे क्षेत्र या ऐसे जिले जहां पे कृषि की अपॉर्चुनिटी अधिक है लेकिन अभी तक उसका उपयोग नहीं हुआ है, ऐसे 100 जिलों का देश भर में चयन किया जाएगा और उन जिलों में इसको लागू किया जाएगा। अब मैं बता दूं कि इस 100 में से 8 जिले राजस्थान के हैं। कितने? 8 जिले हैं राजस्थान के। अब आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में राजस्थान के कुल कितने जिले शामिल हैं?
8 जिले शामिल हैं, जिसमें से ये सारे मरुस्थलीय जिले हैं। और बता दूं, बाड़मेर हो गया, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालोर और चूरू। पाली थोड़ा हरा भरा है, बाकी लगभग सारे जिले एक जैसे ही हैं। तो ये मरुस्थलीय जिले हैं सारे। और इन 8 जिलों में, क्योंकि मरुस्थलीय जिलों में कम उत्पादकता है, शेखावाटी हो नहीं सकता। पूर्वी जिले नहीं होंगे क्योंकि वहाँ नदियों से पानी खूब आता है। और गंगानगर, हनुमानगढ़ नहीं होंगे क्योंकि वहाँ नहरों से पानी अच्छा आता है। अब दक्षिणी राजस्थान भी नहीं होगा क्योंकि दक्षिणी राजस्थान में बरसात की इतनी कमी नहीं रहती। अब बचा कौन सा? कम प्रोडक्टिविटी वाले क्षेत्र यही बचे। तो उसको रटने की बजाय थोड़ा समझ लोगे तो ये आराम से आपका उत्तर ठीक बैठ जाएगा। उद्देश्य क्या है? उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही फसल को विविधीकरण करना, सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाना और स्टोरेज की जो क्षमता है उसमें वृद्धि करना और किसानों को ऋण देना। ये सारे के सारे उद्देश्य हैं प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के। अब सीधी सीधी बात है, उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास होगा, फसलों की तीव्रता बढ़ाने का प्रयास होगा जिससे सिंचाई सुविधाएं दी जाएगी, और ऋण उपलब्ध नहीं होता तो ऋण उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाएगा। ये सारी की सारी बातें जो है वो धन धान्य कृषि योजना में ली गई हैं। अब देखिए इसमें, हाँ, इसके लिए कई सारे विभाग साथ में आके काम कर रहे हैं, क्योंकि कृषि के साथ जुड़े हुए बहुत सारे क्षेत्र हैं। 11 क्षेत्र जुड़े हुए हैं। जैसे देखो, कृषि हो गया, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, सहकारिता, खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण विकास और आपके जल संसाधन सहित 11 विभागों को इसमें एक साथ जोड़ा गया है। ये देखिए सारे एक एक दूसरे से रिलेटेड है, सारे के सारे। अब ये लोग क्या करेंगे? योजनाओं के माध्यम से हर जिले में मिट्टी की जांच कर सॉइल हेल्थ कार्ड बनेगा। सॉइल हेल्थ कार्ड आपको पता होता है कि हर किसान को एक हेल्थ कार्ड देना है, जिसमें उसके पास जो खेत है उस खेत के अंदर कौन कौन से मिनरल्स है, कौन से कम है, कौन से अधिक है, और उसकी डिटेल उस सॉइल हेल्थ कार्ड में डालनी, ताकि अगर किसान उर्वरक लेने जाए तो हेल्थ कार्ड के अनुसार उसको उर्वरक उपलब्ध करवाएं, ताकि उसके खेत में जो उर्वरक कम है वही उसको उपलब्ध करवाया जाए, जिससे सोइल की हेल्थ जो है वो बढ़िया बनी रहेगी। ये सारा इसमें करवाया जाएगा। तो दुर्गापुरा में इसका एक संस्थान जो है, दुर्गापुरा जयपुर में, यहाँ पे इसका राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। और भी महत्वपूर्ण बातें, राज्य के विभिन्न जिलों में 7,903 डिग्गियां, पाइपलाइन इकाइयां वगैरह बनाई गई हैं। अब तक 14 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इसके साथ दिक्कत क्या है कि एक तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट इतने नहीं है, दूसरा एग्रीकल्चर लैब नहीं है। लैब के बिना आप हर किसान के खेत की मिट्टी की जांच कैसे करोगे? क्योंकि जांच के बिना तो पता नहीं चलेगा ना किस किसान के खेत में कौन से मिनरल्स कम हैं, कौन से अधिक हैं। तो उसके बेस पे ही तो सोइल कार्ड के अंदर जानकारियां जाएगी। तो हमारी समस्या क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है एक तो, दूसरा ह्यूमन रिसोर्सेज की भी कमी है। अब एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के बिना होगा क्या? उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे। गंगानगर से इस योजना का आगाज किया गया था, आज नहीं किया था जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैं याद कर पा रहा हूँ, 2015 के आसपास इस योजना का आरंभ किया गया था। प्रदेश में लगभग 23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं, जिसमें कम से कम पानी यूज होता है, अधिकतम फसल जो है वो प्राप्त होती है। और वर्षा जल के संचयन को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने 35,368 पौंड भी बनाए जा चुके हैं। ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इस प्रकार के उद्देश्यों को हम मूर्त रूप दे सकें। ये योजना पूरी हो गई, मैं आप देख लेना इसको। अब देखो, अब आता है फोस्टर केयर योजना। फोस्टर केयर में क्या होता है कि ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप या तो मर गए या माँ बाप है भी तो, लेकिन बच्चों की केयर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे बच्चों को गोद देना और उनकी प्रॉपर टेक केयर करवाना, है ना, ये फोस्टर केयर योजना है। अब इसमें क्या है देखो, ये योजना भी किसकी है? केंद्र सरकार की योजना है। तो केंद्र सरकार ने फोस्टर योजना में क्या किया है कि 2 वर्ष तक बच्चे का पालन पोषण करने वाले परिवार द्वारा बच्चे को स्थायी रूप से गोद लेने का प्रावधान किया है। अब जिस किसी ने भी 2 वर्ष तक बच्चे का पालन पोषण किया है तो बच्चे को स्थायी रूप से गोद दे देना चाहिए। जबकि जैविक माता पिता ने उन्हें लीगल फ्री घोषित कर दिया है। जो जिसने भी जन्म दिया है उन्होंने
ये फ्री कर दिया है और वहाँ पे वो गोद लिया जाता है। फोस्टर केयर एक ऐसी सरकारी योजना जिसके तहत ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता उनका पालन-पोषण करने में अक्षम में हो, ठीक है? अक्षम हो या वो अनाथ हो या मानसिक शारीरिक रूप से असमर्थ माता-पिता के बच्चे हो या कोई भिक्षावृत्ति, बाल श्रम या मिसिंग चाइल्ड की श्रेणी में हो, तो ऐसे उन्हें सरकार चुने हुए जिम्मेदार परिवारों को देख-रेख के लिए देती है। आप एक पालनहार योजना पढ़ते आ रहे थे, सिमिलर है ये। तो सीधा-सीधा मतलब ये है कि ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता या तो है नहीं और अगर है और उसके पालन-पोषण में अक्षम में है, तो ऐसे बच्चों को वो फॉस्टर केयर के रूप में दे देते हैं। फिर वो लीगली वो उनको गोद ले लेते हैं। ठीक है? ये फॉस्टर केयर योजना है, ये केंद्र सरकार की योजना है। उसके बाद में बात आती है प्रधान मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि। पहले इसकी जो किस्तें थी वो 6,000 रुपये थी और अब इनकी किस्त कितनी कर दी है? अब इनकी किस्त कर दी है आपके वार्षिक सहायता कर दी है 8,000 रुपये। ये योजना आज की नहीं है, 30 जून 2024 की है और केंद्र सरकार ये पैसे भेजती है। चौथी किस्त अभी 18 अक्टूबर 2025 को नदबई में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सुपुर्द की और ये सारी राशि 717.96 करोड़ राशि किसानों को भुगतान की गई। तो आपको ये आंकड़ा याद रखना है कि वर्तमान में किसान सम्मान निधि में वार्षिक सहायता कितनी दी जाती है? 8,000 रुपये दी जाती है और ये योजना 30 जून 2024 को शुरू हुई, जिसमें केंद्र की 6,000 वार्षिक सहायता को बढ़ाकर अब कितना कर दिया है? 8,000 कर दिया गया है। अब इसमें प्रत्येक किसान को 1,000 रुपये दिए गए और अब घोषणा और कर दी है कि 25-26 के वित्त वर्ष में हम 8,000 से भी बढ़ा के हम कितने कर देंगे? 9,000 कर देंगे। तो पहले 6,000 थी और उसे बढ़ा के 8,000 की, 8,000 से कितनी कर दी? 9,000 कर दी है। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्वामित्व योजना की। स्वामित्व मैंने आपको बताया ही था कि ये ड्रोन वाली योजना है जिसमें ड्रोन के जरिए मैपिंग होती है और किसानों को ड्रोन के माध्यम से खेत के पट्टे दिए जाते हैं। तो ड्रोन सर्वेक्षण तकनीकी के माध्यम से अब तक कितने 35,916 गांवों का सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है और इसके तहत 2 लाख गांव ग्रामीण परिवारों को पट्टा वितरण भी हो चुका है और 1.48 लाख पट्टे अभी तक वितरित किए जा चुके हैं, 2 लाख बन गए हैं और इसको क्रियान्वयन करने का जो कार्य है यह कौन कर रहा है? केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय, राजस्व विभाग कर रहा है, पंचायती राज विभाग कर रहा है साथ में और भारतीय इंडियन सर्वे ऑफ इंडिया साथ में कर रहा है। ये क्या है कि ड्रोन के जरिए सर्वे करके और उससे मैपिंग करके प्रॉपर और फिर किसानों को पट्टा दिया जाता है जिससे कि भूमि से संबंधित विवाद न हो। ये ग्रामीण संपत्तियों का सर्वेक्षण करना और उसका डिजिटलीकरण करना ताकि कम से कम विवाद हो, उसकी ये योजना है जिसका प्रारंभ 24 अप्रैल 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। इसको हमने 10 बार पढ़ लिया हुआ, हर करंट की कक्षा में स्वामित्व योजना तो आई है, नाम से पता चल जाता स्वामित्व का। अब अगली योजना है राजस्थान में प्रथम हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल पर शुरू होगी 5 जल आपूर्ति परियोजनाएं। ठीक है। अब हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल जो है एच इम्यूनिटी मॉडल एन्यूटी मॉडल HAM। अब इसमें हम देखेंगे कि ये सारी की सारी जो योजनाएं हैं ये PPP मोड पर हैं जिसमें पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप दोनों इसमें की गई है साथ में। इस पर 18,879 करोड़ का व्यय है और PPP मॉडल का है जिसमें 40% जो हिस्सा है ये जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जैसे अपन PWD बोलते हैं, वो देगा और 60% निवेश निजी ठेकेदार करेगा और ठेकेदार को अपनी निवेश राशि 10 वर्षों में 20 किस्तों के माध्यम से एन्युटी भुगतान के रूप में करनी होगी। तो इसमें 40+60 का रेशियो रहेगा, ध्यान रखना। 40 गवर्नमेंट का है, 60% कॉन्ट्रैक्ट पे चला जाएगा। अब इस जलापूर्ति परियोजनाओं का जो संचालन रख रखाव है ये 10 वर्षों तक कौन करेगा?
ठेकेदार करेगा और 10 वर्षों में 20 किस्तों के माध्यम से वो इसका पूरा का पूरा भुगतान करेगा। और इससे होगा क्या, 5,000 गांवों को जल जीवन के तहत पानी मिलेगा, जिसमें 4.20 लाख घरेलू नल कनेक्शन दिए जाएंगे और 20 लाख से अधिक लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। अब आप मुझे पूछोगे कि सर इन किसानों, इससे उनको क्या फायदा, ठेकेदारों को? तो ठेकेदारों को गवर्नमेंट जो है वो आपके, आप देख सकते हो इसमें, अब देखो ठेकेदार को, जितना भी ठेकेदार इसमें पैसा लगाएगा, ये पैसा ठेकेदार को गवर्नमेंट वापस पे करेगी। और कब करेगी? 20 साल के, 10 साल के अंदर करेगी, 20 किस्तों में करेगी। उसका उनको इम्यूनिटी मिलती है, ब्याज मिलता है और साथ में ठेकेदार को कई सारी विशिष्ट सुविधाएं भी दी जाती हैं। टैक्स का एक हिस्सा भी ठेकेदार के पास जाता है। अब हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल के अंदर 5 योजनाएं कौन सी है देखो, इसमें एक तो ले लिया इंदिरा गांधी नहर परियोजना सिकर झुंझुनू में, और सिकर झुंझुनू के शेष गांव में आ गया। काली तीर जलापूर्ति परियोजना अलवर भरतपुर में, 1237 गांव हैं इसमें। जाखम जल परियोजना, इसमें चित्तौड़ प्रतापगढ़ राजसमंद और उदयपुर है। चंबल नदी हो जाएगा इसमें। और काली तीर एक और है जो कि आपके धौलपुर और भरतपुर है चंबल नदी से। तो काली तीर के 2 प्रोजेक्ट हैं। ऐसे टोटल 5 परियोजनाएं हैं और ये 1237, 1473, 1426 और 470 गांव को ये है वो कवर करेगा। ये इनकी लागत है। टोटल 5,000 गांवों में ये 4.20 लाख नल कनेक्शन इनको देने हैं, जिससे 20 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। ऐसी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल की जल आपूर्ति परियोजनाएं है वो शुरू की जा रही, जिसमें 2 पार्टनर है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और निजी क्षेत्र 60% का हिस्सेदार रहेगा। 40% खर्चा इसमें पांचों में कौन करेगा? पीडब्ल्यूडी, और 60% ये करेंगे। और जो भी फिर आपके इससे जो बेनिफिट्स होंगे उसको 40 और 60 में बांट दिया जाएगा और गवर्नमेंट इसको 10 वर्षों में 20 किस्तों के रूप में पे कर देगी। अब है राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अध्यादेश 2025 को मंजूरी दे दी गई है। ये इसमें क्या होता है कि अभी इन दिनों आपको पता है कि दुकानों में, ऐसे संस्थाओं में बाल श्रम आप आसानी से आराम से देख सकते हो। हर होटल पे, हर जगह पे बाल श्रम है, या किशोर वगैरह जो कोई छोटा बच्चा है, जैसे चलो बाल श्रम नहीं भी है तो भी कोई टीन एज का बच्चा है और रात्रि में भी उसको पूरी रात ड्यूटी करवाना, तो बच्चों का बड़ा शोषण होता है इस जगह पे। तो उसको लेके ये काम किया गया है और ये अक्टूबर 2025 में इसका अनुमोदन हो गया था। और राज्य में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है, परंतु ध्यान रखना है कि श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित करना है और बाल श्रम को पर प्रभावी रोक लगाना है, ताकि किसी का, बच्चों का, किशोरों का शोषण है वो न हो। तो इसमें क्या किया गया देखो, इसमें बाल श्रम पर प्रतिबंध है, जैसे कम उम्र के बच्चों को दुकानों और इन संस्थाओं में नियोजित नहीं किया जा सकता। प्रशिक्षु की न्यूनतम उम्र 12 वर्ष के स्थान पर 14 वर्ष अनिवार्य कर दी गई है। दूसरा, रात्रि के समय में 14 से 18 साल की उम्र के किशोर कार्य नहीं करेंगे। सीधी सीधी बात है, पहले ये 12 से 15 वर्ष था। रात्रि के समय वो कार्य नहीं करेंगे। बाकी आप सामान्य होटल्स में जाओ, रात्रि में हाईवे के ढाबों पर पूरे रात बच्चे बेचारे काम करते हैं। काम के घंटे और ओवर टाइम भी फिक्स किया है। श्रमिकों को दैनिक कार्य अवधि की अधिकतम सीमा 10 घंटे तय कर दी गई है। अधिकतम 10 घंटे काम करवाया जा सकता है और ओवर टाइम करने की अधिकतम सीमा को भी तिमाही में 3 महीनों में 144 घंटे वो ओवर टाइम कर सकते हैं, फिक्स कर दिया गया है। तो प्रचलित राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्था अधिनियम 1958 एक्ट के अनुसार 12 से 15 साल तक के किशोर अधिकतम 3 घंटे प्रतिदिन कार्य कर सकते थे। अध्यादेश में इसको बढ़ा के कितना कर दिया है? 14 से 18 कर दिया गया है। और पहले ये कितना था? 12 से 15 था। तो पहले 12 से 15 था और 3 घंटे काम कर सकता था। अब कहा है कि 14 से 18 रहेगा और रात्रि में 3 घंटे नहीं, बिल्कुल काम नहीं करना है। तो अभी वो क्या, 3 घंटे का फायदा लेके लोग पूरी रात काम करवाते थे। मान लो जांच आ जाती तो कह देते इसके 3 घंटे अभी शुरू हुए, तो अब बिल्कुल ही बंद कर दिया।
ये अब अगली योजना पे आते हैं, गुरु गोलवकर योजना। गुरु गोलवकर का संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से रहा है, और गुरु गोलवकर हमेशा से ही सोशल डेवलपमेंट वगैरह इन सब चीज़ों से जुड़े रहे थे। तो गुरु गोलवकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना के जरिए जितने भी चिन्हित बालक ब्लॉक है में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि सेवाएं, कौशल विकास, सामाजिक विकास सहित अन्य क्षेत्रों में कई सारे कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा, और 39 प्रमुख प्रदर्श संकेतों का आधार बनाया गया है। समीक्षा की जाएगी, और इसके मुख्य सचिव इसके मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति बनेगी, और कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला व ब्लॉक स्तरीय समितियां बनाई जाएगी। ठीक है। तो ये गुरु गोलवकर योजना में केवल मॉनिटरिंग की जाएगी, और मॉनिटरिंग के लिए 39 इंडिकेटर तय किए गए हैं, जिनका संबंध स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, कौशल और ये सोशल डेवलपमेंट वगैरह इन सब क्षेत्रों से लिया गया है। कमेटियां बनाई जाएगी मुख्य सचिव के नेतृत्व में और जिला स्तर पर कलेक्टर्स के नेतृत्व में, और ये सारा सारा क्या करेंगे, पूरी समीक्षा करेंगे कि इस सेक्टर पे किस तरह से काम है वो किया जा रहा है। ठीक है। आगे है सीवरेज एवं वेस्ट वाटर नीति। इन नीतियों का ध्यान रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको लागू कब किया? 10 अक्टूबर 2025 को। देखो नाम से पता चल रहा है, सीवरेज और वेस्ट वाटर गंदा जल होता है शहरों का, उससे से संबंधित ये पॉलिसी है, और ये 25 से लेके और 2032 तक चरणबद्ध रूप से लागू की जाएगी, फेज्ड मैनर तरीके से। जिसका उद्देश्य क्या है? वर्ष 2032 तक 100% शहरी कवरेज सुनिश्चित करना, मतलब 100% सभी शहरों में इस नीति को लागू करना है। और इस नीति के तहत क्या होगा, सीवरेज लाइनें बिछाई जाएगी, और वहाँ 6 महीने में घरों को जोड़ना अनिवार्य होगा। सीवरेज में क्या होता है, सिटी के अंदर आपको पता है सीवरेज लाइन बना देते हैं अंडरग्राउंड, और जितने भी टॉयलेट वगैरह, जितनी भी नालियाँ वगैरह वो सीवरेज से जोड़ देते हैं, और सीवरेज का पानी बाहर चला जाता है। कई कई शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं, तो सीवरेज का पानी ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, जहाँ वापस पानी को आपकी रिसाइकिल किया जाता है, कचरे का खाद बना दिया जाता है, और साथ में जो पानी है उस पानी को वो वापस यूज़ कर लेते हैं। तो ये सारी व्यवस्था की जाएगी कि 2032 तक सभी शहरों में सीवरेज हो जाएगा। अब ये बहुत बढ़िया पॉलिसी अगर हो जाती है तो, बाकी स्थितियां बड़ी खराब है इस समय शहरों की, और बारिश के समय नहीं सारा सीवरेज सिस्टम फेल हो जाता है। तो ये सारा काम किया जाएगा, जिससे गंदा पानी जो है वो आपकी उसकी बढ़िया अच्छी से हो जाएगी, यूज हो जाएगा उसका। पॉलिसियों को वर्ष 2025 में लागू किया जाएगा, और 32 तक इसको पूरा कर दिया जाएगा, और 100% सीवरेज कवरेज है, ये सारा करना है। जिन घरों में पहले से सीवरेज लाइन है वहाँ 6 महीने के भीतर घरों को कनेक्शन देना होगा, और नई परियोजनाओं में 90 दिन के भीतर कनेक्शन देना अनिवार्य है। सभी जिलों, हेरिटेज टाउन, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सीवरेज नेटवर्क और ट्रीटमेंट सुविधा विकसित की जाएगी। ट्रीटमेंट मैंने कहा ना, ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है, सीवरेज का पानी सीधा ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, तो बाहर ऐसे गंदगी नहीं फैलती। जैसा कि बाड़मेर में आप देख सकते हो, अपन चवा से आगे निकलते हैं, पूरा चवा तो बहुत दूर रह जाता है, बाड़मेर से निकलते ही जालो रोड पे आप देखो पूरा पानी पूरे लोगों के खेत खराब कर दिए, पूरे पूरा पूरा पानी पड़ा है। उधर चले जाओ जोधपुर में, जोधपुर से इधर निकलते हैं धवा डोली की हालत बहुत खराब कर दी गई है, पूरा उद्योगों का पानी डाल दिया गया, लोगों के घर पूरे के पूरे खराब हो गए, जमीनें खराब हो गई, लोगों का रहना जीवन दुर्भर दुभर हो गया, वहां से लोग पलायन कर करके जाने लग गए। ऐसी स्थितियां जो है वो आती हैं। नीति के तहत ट्रीटेड वेस्ट वाटर के रीयूज और रिसाइकल को अनिवार्य रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। ये सबसे बढ़िया उपयोग है कि अगर जो खराब पानी है उसको आप ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाओ, और वहाँ से जो गंदगी है उसको आप खाद के रूप में कन्वर्ट कर दो, और पानी को वापस रीयूज कर लो। तो जिसका उपयोग फिर ये करेंगे, जिससे खेती, उद्योग, बागवानी और सफाई कार्यों में इसका उपयोग हो जाएगा उस पानी का। उसके बाद योजना है आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना। प्रथम चरण में प्रत्येक जिले की 5 ग्राम पंचायतों का चयन किया जाएगा। ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर से संचालित हो रही है, और आदर्श ग्राम योजना है। इसमें होगा क्या, इसमें देखिए कि 5 वर्ष आयु तक के बच्चों को स्वर्ण प्राशन, और स्वर्ण प्राशन आयुर्वेद में दवाई आती है जिसमें सोने का भस्म जैसे हम कहते हैं, गर्भवतियों को 4 माह तक औषधि युक्त लड्डू,
और मरीज की प्रकृति के आधार पर औषधि व डाइट चार्ट। 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों को ये देना, गर्भवतियों के लिए, इनके लिए। 18 स्वास्थ्य सूचकांकों पर खरा उतरने वाले गांवों को आदर्श ग्राम का दर्जा दिया जाएगा। ये इस पूरी योजना में बात की गई है। उसके बाद अगली योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राजस्थान की पहली रैंक आ गई। माँ योजना जिसे हम कह रहे हैं। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, राजस्थान का पहला स्थान है। ये प्रश्न आते हैं कई बार। तो समेकित बाल विकास और सेवा विभाग ने लक्ष्य के मुकाबले 85.36 नामांकन की प्रतिशत और 74.12% लाभार्थियों को डीबीटी के तहत भुगतान किया। तो 12 जिला इसमें प्रथम रहा है और चित्तौड़ इसमें द्वितीय रहा है। जालोर जैसलमेर इसमें सबसे पीछे रहे। इस योजना के बारे में भी मैंने फ्लैगशिप में बढ़िया से पढ़ा रखा है। इसलिए कहते हैं ना कि पीछे की कक्षाएं देखते आते हैं तो क्या है कि आगे की कक्षाएं अच्छे से समझ में आती है, क्योंकि हर कक्षा में हम हर योजना के बारे में डिटेल से बताएंगे तो फिर क्या होगा कि चीज़ें पूरी नहीं हो पाती। एक योजना को बार बार बताना थोड़ा ठीक भी नहीं होता, इसलिए पीछे से क्लासेस पढ़ते आई। हाँ, ये पीपीटी जो है ये मैं मेरे चैनल डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरोहित पर शेयर कर दूंगा, जहाँ 1,90,000 के आसपास आप भाई बंधु उसमें जुड़े हुए हैं। आंकड़ा इसलिए बताना ज़रूरी है कि मेरे नाम से कई सारे फेक चैनल भी बने हुए हैं, फैन ने भी बना रखे हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सी आसानी होती है। चलो अब हम आते हैं प्रमुख योजनाओं के बाद में प्रमुख अभियान, सम्मेलन और कार्यक्रम। गवर्नमेंट के अक्टूबर में क्या क्या हुए। पहला, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। यह भी चल रहा है। धरती आबा का मतलब होता है एक प्रकार से आभा, आकाश को कहते हैं। तो धरती और आकाश, आबा जनरली ग्रामीण क्षेत्र में भी बोला जाता है, आदिवासी एरिया में भी आबा शब्द का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। राजस्थान की स्थिति क्या है इस कार्यक्रम में? राजस्थान अभी पहले स्थान पे है। तो धरती आबा कार्यक्रम में प्रथम स्थान पाने के लिए राज्य को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पुरस्कृत किया गया। राष्ट्रपति ने यह पुरस्कार इनको विज्ञान भवन में आयोजित आदि कर्मयोगी अभियान के नेशनल कॉन्क्लेव में दिया गया और इसको कुंजीलाल मीणा ने इस पुरस्कार को प्राप्त किया। इस अभियान के तहत देश के 549 जिलों के तकरीबन 63,000 से अधिक जनजाति बाहुल्य गांव कवर हुए हैं। इस अभियान में 207 जिलों की 29,000 से अधिक विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह बस्तियां शामिल की गई। तो धरती आबा कार्यक्रम में जनजातियों के विकास के काम किए जाते हैं। उसके बाद है 19वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026। ठीक है, आमेर में आयोजित हुआ। कहाँ पे? आमेर में आयोजित हुआ। 19वां है ये, और आयोजित किया जाएगा और 15 से 19 जनवरी 2026 को इसका आयोजन होना है, 2026 के अंदर। और ये साहित्य और कला का महाकुंभ है वो माना जाता है। इस प्रतिष्ठित साहित्यिक मेले में देश विदेश के 350 से अधिक वक्ता और विभिन्न प्रकार के विचार रखने वाले व्यक्ति शामिल रहेंगे। उसके बाद है जल संचय और जन भागीदारी जन आंदोलन कार्यक्रम। झुंझुनू जिले के अंदर मंडेला में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जल संचयन जन भागीदारी जन आंदोलन और अमृत 2.0 कार्यक्रम में शामिल हुए। अमृत 2.0 हमने पहले ही बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है, जिसमें घर घर आपके जल पहुंचाना है। और इसके अलावा अगर अमृत 2.0 की बात करें तो इसमें आपको पिलानी, मलसीसर, सूरतगढ़ और इन कस्बों को इस योजना से जोड़ा है और यहाँ पर पेयजल उपलब्ध करवाया गया है। ठीक है, इसमें और कुछ है नहीं, पहले से बातें सारी हो रखी है। इसमें केवल इतना ध्यान रखना है कि यह कार्यक्रम झुंझुनू के मंडरेला में आयोजित किया गया। राजस्थान का पहला प्लग एंड प्ले आधारित कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो जयपुर हुआ कहाँ पे है? जयपुर के सीतापुरा में। ये इस फ्लैट फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स में उद्यमियों को रेडी टू मूव की तर्ज पर
जगह उपलब्ध कराई जाएगी जहां वे पहले दिन से अब कारोबार शुरू कर सकेंगे। प्लग एंड प्ले, पहले दिन से ही वो अपना कोई भी कारोबारी अपना काम शुरू कर सकेगा। रिको ने करीब 25 करोड़ की लागत से यह कॉम्प्लेक्स तैयार किया है, जो कि 4167 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह सुविधा खास तौर पर छोटे उद्योगों के लिए जरूरी है। देखो होता क्या है, कई बार राजस्थान जैसे क्षेत्रों में जब कोई उद्योगपति, निवेशक काम करना चाहता है तो काम शुरू करने में लंबा वक्त गुजर जाता है, क्योंकि कई सारी टेक्निकल्स, कानूनी कायदे बीच में आ जाते हैं। तो ऐसे क्या है कि इनके लिए बड़ा वो फायदेमंद होता है। तो ये छोटे उद्योगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होता वार्षिक। इस बिल्डिंग की हर फ्लैट पर मॉड्यूलर कंसेप्ट है, यानी ज़रूरत के अनुसार जगह छोटी बड़ी की जा सकती है। तो कितना बढ़िया काम किया कि फ्लैट है और ज़रूरत के अनुसार उसको छोटा मोटा भी किया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार की एमएससी सीडीपी योजना के तहत 10.23 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया गया है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, प्लग एंड प्ले आधारित कॉम्प्लेक्स, ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, रिको के द्वारा बनाया जा रहा है। उसके बाद है थार महोत्सव। ये अभी बाड़मेर में आयोजित हुआ। थार महोत्सव हर साल बाड़मेर में ही होता है और इसमें राजस्थान पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन दोनों उसमें शामिल होते हैं। और इसका जो थीम रखी गई थी वो रंग रेगिस्तान रखी गई। हालांकि इसकी काफ़ी इस बार आलोचना हुई थी, क्योंकि कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं किया गया, शॉर्ट नोटिस पे कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसलिए कई सारे लोगों को पार्टिसिपेट करने का, देखने का अवसर भी नहीं, इवन हम जैसे लोग जो बाड़ में बैठे हैं हमें भी पता नहीं चला। और ये कार्यक्रम आयोजन भी शुरू भी हो गया और 2 दिन में ख़त्म भी हो गया। पहले क्या 15-15, 20-20 दिन चलता था, इस बार उन्होंने 2 दिन में ख़त्म कर दिया कार्यक्रम। तो इस बार थोड़ा सा आलोचना का कारण भी बना। और इसमें थार सुंदरी नक्षत्री चौधरी को रखा गया था और धर्मेंद्र डाबी को थार श्री चुना गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खेलो, सीखो, बढ़ो राजस्थान अभियान। तो ये नाम से ही पता चल जाता है आपको कि क्या कार्य अभियान है ये। तो राज्य सरकार और सेसमी वर्कशॉप इंडिया ट्रस्ट, देखो ये याद रखना होता है कि किसके द्वारा किया गया, ने इसकी शुरुआत की। और इसको किशनगंज और अन्य ब्लॉकों के करीब 8,000 बच्चों और 500 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। और इसमें क्या है, खेल आधारित शिक्षण मॉडल है ये। तो देखो, खेलो, सीखो और बढ़ो। तो ये क्या है, खेल आधारित शिक्षण मॉडल है, जिसको हमने जयपुर में समझौता हुआ और किशनगंज में इसको लागू किया गया। उसके बाद है नॉलेज एनहेंसमेंट प्रोग्राम। एनहेंसमेंट का मतलब होता है बढ़ोतरी करना, आगे बढ़ाना। और नॉलेज बढ़ाने के लिए ये लोग क्या करेंगे, ये किसी दूसरे देश में जाके उनके ज्ञान को सीख के आएंगे। तो है क्या कि राज्य सरकार ने अपने 3 मंत्री ओटाराम देवासी, जवाहर सिंह बेदम और जोराराम कुमावत सहित 38 किसानों को डेनमार्क भेजेंगे। ये कहाँ भेजेंगे, डेनमार्क भेजेंगे। और वहां पे ये कृषि और पशुपालन की नई नई तकनीकी सीख के आएंगे, जिससे इनका नॉलेज एनहेंसमेंट होगा, ज्ञान में वृद्धि होगी। उसके बाद है भारतीय अंग प्रत्यारोपण सोसाइटी का 35वां वार्षिक सम्मेलन। ये सीतापुरा जयपुर में आयोजित हुआ और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे। अब कुछ और सम्मेलन है छोटे छोटे, देख लेते हैं। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन का सम्मेलन जो है वो बीकानेर के लक्ष्मी निवास पैलेस में हुआ अक्टूबर 2025 में। इसमें मानव संसाधन और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर केंद्रित चर्चा हुई है। ठीक है, सीएसआर क्या होता है ये मैंने आपको बता रखा है पहले भी, कि जो भी कंपनीज हैं वो, चूंकि आपको पता है कि सोसाइटी के रिसोर्सेज का यूज करती हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है वापस सोसाइटी के प्रति उनके विकास की। तो उनके लिए वो फंड देते हैं, उसको हम सोसाइटी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, इसको सीएसआर फंड कहा जाता है। इस पेज में बात की गई। राष्ट्रीय वास्तुकला छात्र संघ नासा इंडिया का राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन हुआ है अक्टूबर 2025 में। और इसमें विवेकानंद ग्लोबल विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा इसको किया गया और परिवर्तनों की दिशा में वास्तुकला का मार्ग, इसकी थीम रखी गई।
राजस्थान में डिजी फेस्ट का आयोजन वही सीतापुरा में, डिजी फेस्ट वगैरह सीतापुरा में ही हो सकते हैं, वहाँ पे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं। डिजी फेस्ट में दुनिया भर के 10,000 उद्योगपति, 500 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स, 100 से ज़्यादा वक्ताओं के साथ में 30 देशों के 200 से ज़्यादा स्टार्टअप है वो इसमें भाग लेंगे। कब होने वाला है? 4 से 6 जनवरी 2026 को, सॉरी। कहाँ पे? सीतापुरा में। होने के बाद हम इसको और बढ़िया से पढ़ेंगे कि इसमें और क्या क्या हुआ, जिससे हमारा नॉलेज एनहेंसमेंट हो जाएगा। समिट में 3 दिन के दौरान 117 स्टार्टअप की ओर से कई सारे आइडियाज प्रस्तुत किए जाएंगे वगैरह वगैरह। उसके बाद है राष्ट्रीय पोषण माह 2025। ये 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक हुआ और देश में इस पोषण माह में राजस्थान का स्थान कौन सा रहा है? सेकंड स्थान रहा है। राजस्थान ने अच्छी खासी उपलब्धियां हासिल की, जितने टारगेट थे उससे अधिक उपलब्धियां हासिल की, इसलिए उपलब्धि दर रही है 114.12%। और बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले जो जिले हैं उसमें जोधपुर सबसे पहले नंबर पे रहा और इन्होंने अपना 135% टारगेट लगभग पूरा कर लिया। राष्ट्रीय स्तर पे बात करोगे तो भारत के अंदर गुजरात का पहला नंबर था, राजस्थान का दूसरा नंबर है और छत्तीसगढ़ का तीसरा नंबर है। यही बात हमने लिखी, देश भर में राजस्थान का कौन सा स्थान था दूसरा, पहला किसका है? गुजरात का। उल्लेखनीय है कि राजस्थान राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा और मातृ वंदना योजना में पहले स्थान पे रहा है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पखवाड़ा में पहले स्थान पे है और माह के अंदर दूसरे स्थान पे है। नव विधान न्याय की पहचान प्रदर्शनी। नव विधान, नए कानून और न्याय। अब ये सीधी सीधी बात है, नाम से पता चलता है ये किसका होगा? राजस्थान पुलिस का ये इनिशिएटिव है। इसमें द्वारा नवीन आपराधिक कानूनों को 1 वर्ष पूरा हो गया है, तो उसकी जागरूकता के लिए यह अभियान जो है पुलिस विभाग के द्वारा चलाया गया। ठीक है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? जयपुर के अंदर हुआ है, सीतापुरा में। वही 13 अक्टूबर 2025 को हुआ। अमित शाह भी यहाँ पे मौजूद थे और उद्देश्य क्या है? आम जनता को नए कानूनों से परिचय करवाना, ताकि जनता को पता चले कि जो भारतीय न्याय संहिता बनी बीएनएस, उसके बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो उसके लिए इस पे काम किया गया। ठीक है। ये सारा डेटा रखा गया, भारतीय न्याय संहिता पर आधारित प्रदर्शनियां बनाई गई और कोटा से सबसे अधिक लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया। 58,000 लोग उस समय कार्यक्रम में मौजूदा थे। ये आंकड़े याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई पूछेगा भी नहीं, मैं अंडरलाइन हटा देता हूँ। ठीक है। और इसमें अगर देखोगे तो कुल प्रकरण 80% प्रकरण का निस्तारण किया गया। 48% से बढ़ के जो पहले दोष सिद्धि होती थी वो अब है वो 60% दोष सिद्ध होने लग गए। समय सीमा पे निस्तारण होने लग गया, जिसमें निस्तारण की दर पहले 59% थी, अब 74% हो गई। इसके अलावा लैंगिक अपराधों से जुड़े प्रकरणों में भी 83% जो है वो मामला बढ़ा। तो कुल कहने का मतलब है कि ये तो पॉइंट याद रखने, ये आपको ध्यान नहीं रखने हैं। ये सारा का सारा आपके नव विधान न्याय की पहचान प्रदर्शनी में ये सारी चीजें सामने आई। अब है कृषि ज्ञान धारा 2.0। ठीक है। ऑर्गेनिक फूड मार्केट का उद्घाटन किया और कृषि ज्ञान धारा 2.0 कार्यक्रम 16 अक्टूबर 2025 को दुर्गापुरा जयपुर में किया गया और इसके उद्घाटनकर्ता वही किरोड़ी लाल थे, डॉक्टर किरोड़ी लाल। और उद्देश्य क्या है? ऑर्गेनिक फूड मार्केट है, सीधी सीधी बात है। तो जैविक उत्पादों के प्रचार प्रसार को सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों तक उन्नत कृषि तकनीकी की जानकारी पहुंचाना। क्योंकि देखो, जैविक उत्पाद क्या होते हैं? ऐसी खेती जिसमें केवल ऑर्गेनिक खाद यूज किया जाता है, एनपीके यूज नहीं किया जाता। ऑर्गेनिक खाद कौन सा होता है? गोबर वगैरह से और खेत के जो डंठल वगैरह, खेत में जो फसलें ली जाती है उसके कचरे से, और इन कचरों का जो खाद होता है केवल वही यूज किया जाता है। जैसे सिक्किम में, तो सिक्किम में क्या है? सिक्किम में केवल ऑर्गेनिक खाद यूज की जाती है। तो ऑर्गेनिक खाद से प्रोडक्शन होता तो कम है, बट वो हेल्दी बहुत होता है। क्योंकि वो सप्लाई उसकी कम हो जाती है, इसके लिए उसकी रेट अधिक होती है। तो उसके प्रचार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। कृषि ज्ञान धारा 2.0 क्या है?
ये आधुनिक सूचना तकनीकी का उपयोग कर कृषि संबंधी योजनाओं और तकनीकी का प्रसार करना, ये कृषि ज्ञान धारा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ऑर्गेनिक से तो आपको पता चल जाएगा। कृषि ध्यान ज्ञान धारा 2.0 का क्या मतलब है कि कृषि से संबंधित जो भी योजनाएं हैं, जो भी टेक्निक्स हैं, उसका आधुनिक तकनीकियों का यूज करके उसका प्रसार प्रचार करना। और इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें भी है। अंतर्राष्ट्रीय बागवानी अभिनव और प्रशिक्षण केंद्र की वार्षिक पत्रिका हरित दर्पण का भी इस समय विमोचन किया गया। इसके अलावा आ, स्वदेशी मेला और प्रदर्शनी, एक खाटू श्याम मंदिर गार्डन है अजमेर के अंदर। मंदिर तो सीकर में है, गार्डन अजमेर में है। वहां पे ये 4 अक्टूबर 2025 को किया गया और शुभारंभ अजमेर के निवासी वासुदेव देवनानी के द्वारा किया गया। और इसमें स्वदेशी मेला है तो ज़्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी रूफ टॉप फार्मिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय उद्यानिकी नवाचार और प्रशिक्षण संस्थान दुर्गापुर दुर्गापुरा जयपुर। और यहाँ पे देखो स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग, रूफटॉप फार्मिंग का मतलब क्या होता है? छत के ऊपर खेती करना, ठीक है। बहुत स्मार्ट सिटी के अंदर ये सब काम करना। तो घरों की छतों के ऊपर आप सब्जियां लगा सकते हो, आप ऐसे छोटे मोटे काम कर सकते हो खेती वाले। तो इसके लिए यह योजना लाई गई, प्रोजेक्ट लाया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों के घरों की छतों पर रूफटॉप फार्मिंग इकाइयों की स्थापना की जाएगी, जिसमें ताजी और जैविक सब्जियों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। देखो नाम से कई सारी चीजें क्लियर हो जाती है। स्मार्ट सिटी जयपुर है, रूफटॉप, रूफटॉप यानी छत होती है, वहां पे फार्मिंग करना, वहां फार्मिंग किसकी होगी? सीधी सी बात है, सब्जियों की। तो उसके लिए है ये 28वां लोक रंग महोत्सव, ठीक है। अब 28वें लोक रंग महोत्सव की बात करें तो इस महोत्सव का आयोजन होता है आपके जयपुर के अंदर, ठीक है। राजस्थान सहित 28 राज्यों के लगभग 2500 लोक कलाकारों ने यहाँ पे प्रस्तुतियां दी। लोक रंग से पता चल जाता है कि यहाँ पे लोक कलाकार भाग लेंगे, ठीक है। हर जगह के लोक कलाकार इसमें शामिल होते हैं। नई आकर्षक प्रस्तुतियां शामिल रही, जिसमें जैसे ये लक्षद्वीप का कोलकली, और ये परिचाका कली, उल्का मोटू, उत्तराखंड का गंगाडू, तमिलनाडु का कलाई कुंज, है ना। इस तरह से ये सारी रही। और इसकी आरंभ 1994 से हुआ था, लोक रंग महोत्सव का। इस बार इसका आयोजन जयपुर के अंदर हुआ, जवाहर कला केंद्र में, 10 दिन तक, 7 से 17 अक्टूबर तक। 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक पुष्कर मेला अभी भरा हुआ है इन दिनों। एक्सपीरियंस ही साल्स ऑफ कल्चर कलर एंड स्पिरिचुअलिटी थीम रखी है। सक्षम जयपुर अभियान 2025, आयोजन तिथि 1 अक्टूबर 2025 है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर सक्षम कार्यक्रम चलाया गया। स्थान सामाजिक न्याय संकुल जामडोली में। और उद्देश्य क्या है? जो भी वृद्ध लोग हैं, वरिष्ठ नागरिक है, उनकी आपके सहायता करना और उनसे संबंधित जो सहायक उपकरण हैं उनको वितरित करना। ये सक्षम योजना हमने पहले भी पढ़ी है। अब हम आगे इस कक्षा के तीसरे पॉइंट पे, प्रमुख पुरस्कार और अवार्ड। मुझे लगता है हमें इसकी 3 कक्षाएं लेनी चाहिए, क्योंकि फिर कक्षा 2.5-3 घंटे की हो जाएगी, है ना। तो ये तीसरा पॉइंट कवर कर लेते हैं इसमें, फिर 3 पॉइंट इसमें आ जाएंगे, 3 पॉइंट हम आगे कवर कर लेंगे, है ना। 2 कक्षाएं देनी पड़ेगी, क्योंकि एक कक्षा से काम बैठना नहीं है, ऐसा लग रहा है। सवाई जय सिंह अवार्ड 2025 22 अक्टूबर को दिए गए जयपुर के अंदर। और उपलक्ष्य ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह की जयंती के अवसर पर दिए गए। समारोह में महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से 25 कैटेगरी में सम्मान दिए गए। ये पुरस्कार मानवता की सेवा, हेरिटेज संरक्षण, चिकित्सा विज्ञान, पत्रकारिता, परंपरागत शिल्प के क्षेत्र में प्रदान किए गए। अब मुख्य पुरस्कारों की बात कर लेते हैं। अब बहुत कम संभावना रहती है सवाई मानसिंह, जो सवाई जय सिंह जयपुर अवार्ड जो है, उसके बारे में इतना आता तो नहीं है, फिर भी एक बार मैं ले लेता हूँ नाम। अगर कोई इम्पोर्टेंट नाम है तो आप उसको याद कर लेना, ठीक है, मैं अंडरलाइन कर दूंगा।
राजा दुल्हा राय अवार्ड महिला कल्याण मंडल को दिया गया सामाजिक सेवाओं के लिए। राजा कोकिल देव अवार्ड जुन्ही ऑन को दिया गया संस्कृति के क्षेत्र के लिए। पचबन देव अवार्ड हेमंत मल्होत्रा। भगवान दास अवार्ड मीनाक्षी राठौड़। और राजा मान सिंह प्रथम अवार्ड शहीद सूबेदार प्रभात गौड़ बहादुरी के लिए दिया गया। महाराजा बिशन सिंह अवार्ड, महाराजा सवाई सिंह अवार्ड, महाराजा महारानी मरुधर कंवर अवार्ड और महाराजा राम सिंह अवार्ड, ऐसे बहुत सारे अवार्ड हैं। तो टोटल ऐसे 25 अवार्ड हैं। ठीक है। दिया कुमारी अवार्ड भी है, राजमाता पद्मिनी देवी अवार्ड है, महाराजा सवाई भवानी सिंह अवार्ड है, जय सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह। इतना याद करना मुझे लगता है पॉसिबल भी नहीं होता, क्योंकि 25 अवार्ड है और ऐसे कोई बहुत बड़े नाम नहीं है इसमें कि उनको आप याद भी करो। ठीक है, फिर भी आपकी क्षमता हो तो देख लेना, मैं पीपीटी शेयर कर लूँगा। और अभी तक मैंने कभी ये प्रश्न परीक्षा में देखे नहीं, फिर भी आजकल क्या हो रहा है कि आरपीएससी के ऊपर कोई भी आप संभावनाएं नहीं लगा सकते, आयोग कुछ भी कर सकता है। तो हो सके तो देख लेना, कोशिश करना। मैं आपकी जगह मैं एज ए स्टूडेंट होता तो नहीं पढ़ता इसको, 25 तो नहीं याद होते, हाँ 5-7 चेक कर लेता कि ठीक ठीक है, वो पढ़ लेते। ठीक है, अब है माटी का लाल पुरस्कार। माटी का लाल, ये राजस्थान का श्रीयादे माटी कला बोर्ड राज्य की उत्कृष्ट माटी कला को बढ़ावा देने और कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए आ, यह श्रीया श्री यादे माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टोक ने यह पुरस्कार दिए। इसका उद्देश्य क्या होता है? माटी के कलाकारों की प्रोत्साहन करना, पहचान देना। ठीक है। चयन प्रक्रिया क्या होती है? प्रत्येक जिले से 2 श्रेष्ठ माटी कलाकारों का चयन किया जाता है और फिर राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कारों के साथ में 7 सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तो 2025 में सितंबर में इनको दिसंबर में सम्मानित किया जाएगा। अभी तक दिए नहीं है तो इसका कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, ये राजस्थान रत्न अवार्ड हमें याद रखने पड़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान रत्न डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को दुबई में आयोजित समारोह में दिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा, ये राजस्थान रत्न अवार्ड थोड़ा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उन्हें ये सम्मान समाज सेवा, लोक कल्याण और राजस्थान के समग्र विकास के प्रति उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया। प्रवासी अवार्ड सम्मान अवार्ड 2025, ये उसी समय की बात है और ये दुबई में आयोजित समारोह में इसी साल, जिस साल ये राजस्थानी अवार्ड दिया था उसी समय ये अवार्ड भी दिया गया। और राजस्थानी मूल के लोगों की सहायता कर रहे वासु श्रॉफ तथा बीएनडब्ल्यू डेवलपर्स के मालिक एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट अंकुर अग्रवाल को प्रवासी सम्मान दिया गया, ये ध्यान रखना थोड़ा। नवा श्रवण कुमार सुभाष लाखोटिया पुरस्कार। ठीक है, ये राजस्थानी अकादमी जो है नई दिल्ली, उसके द्वारा दिया जाता है और इसके पुरस्कार प्राप्त करता है योगेश भावरा। ठीक है, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं योगेश भावरा, उनको ये सम्मान दिया गया। यह पुरस्कार अपने माता पिता की श्रवण कुमार तुल्य सेवा करने वाले सुयोग्य पुत्र पुत्रियों को चयनित कर दिया जाता है। तो श्रवण कुमार का संबंध भी उसी से, श्रवण कुमार उसी उपमा को इंगित करते हैं जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा की थी, तो उस संबंध में ये पुरस्कार दिया गया। न्यू वॉइसेस अवार्ड, जयपुर की लेखिका निर्देशक निधि सक्सेना की फिल्म सीक्रेट ऑफ द माउंटेन सरपेंट ने बैंकॉक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की प्रतिष्ठित न्यू वॉइस अवार्ड जीता इन्होंने, नई आवाज, जिसकी घोषणा अक्टूबर 2025 में बैंकॉक में आयोजित अवार्ड समारोह में की गई। और इसकी जो पुरस्कार राशि है, ये ट्रॉफी और $10,000 रहे। यह एक इंडो इटालियन श्रीलंकन को प्रोडक्शन फिल्म है जिसमें इंडिया, इटली और श्रीलंका तीनों की मिश्रित बनाई हुई फिल्म है। ठीक है, और फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर 82वें वेनिस इंटरनेशनल में किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है। देखो, वेनिस इंटरनेशनल में इसका प्रमोशन हुआ है और उसके बाद इसको है वो न्यू वॉइसेस अवार्ड दिया। किसने? बैंकॉक इंटरनेशनल फिल्म
फेस्टिवल का ये प्रतिष्ठित पुरस्कार है। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन द्वारा जारी रैंकिंग, इसमें आपके राजस्थान आयुर्वेद संस्थान जो है उसने ग्रेड ए श्रेणी में लगातार दूसरे वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो ये ग्रेड ए के इंस्टीट्यूट है जिसमें राजस्थान का आयुर्वेद संस्थान आ जाता है, और इसने यूं समझ लीजिए कि पहला स्थान प्राप्त किया है। और ग्रेड बी में ये ज्योतिराव फुले 88 स्थान पे हैं, सरकारी आयुर्वेद कॉलेज उदयपुर 93rd स्थान पे हैं। तो ये नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन द्वारा ये रैंकिंग दी जाती है। समग्र रैंकिंग की बात करें तो ग्रेड ए में टोटल 36 संस्थान है। हमारा संस्थान कौन सा है? राजस्थान आयुर्वेद संस्थान आ जाता है। ग्रेड बी में 58 संस्थान शामिल हैं, और सर्वाधिक संस्थान ग्रेड ए में सर्वाधिक 16 संस्थान महाराष्ट्र के हैं। ग्रेड ए में 16 संस्थान किसके हैं? महाराष्ट्र के हैं। पैलिएटिव केयर में बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए राष्ट्रीय स्तर का सम्मान ये भुवनेश्वर में दिया गया, और इस केयर के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन और बेस्ट प्रैक्टिस के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। ठीक है। और नोडल अधिकारी के रूप में ये पुरस्कार किसने प्राप्त किया? डॉक्टर निर्मला शर्मा ने प्राप्त किया। पैलिएटिव मतलब होम बेस्ड केयर होता है, घर पे ही उसका सेवाएं देते हैं। राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार से सम्मानित। अब ये चेतना पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? ब्रह्म कुमारी संस्थान। और सम्मानित कौन हुआ है? गुलाब कोठारी। दैनिक भास्कर समूह के नेशनल एडिटर ओम गौड़ को भी, पत्रिका समूह के प्रधान संपादक और दैनिक भास्कर समूह के नेशनल एडिटर ओम गौड़ को भी यह सम्मान है वो दिया गया। ठीक है। इसमें कई सारे चीज़ें और होती है, और इसमें कई सारे देश दुनिया के लोगों ने भाग भी लिया यहाँ पे। और ब्रह्मा कुमारी आपको पता है कि आबू रोड में वगैरह में काफ़ी बड़ा इनका काम है। तो ये लोग राष्ट्रीय चेतना का पुरस्कार देते हैं। ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित। ऑफ द मंथ ये पुलिस कमिश्नरेट ने 5 जवानों को, बीजू जो जॉर्ज जोसेफ हैं उन्होंने दिया है 5 जवानों को। 5 जवान कौन से? सोमनेश जो कि खोह नागौरिया से हैं, मुकेश चंद और बाबूलाल, एक मुकेश विधायकपुरी थाना में, एक धर्मवीर यातायात शाखा में। इन 5 लोगों को कांस्टेबल ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया। रूमा देवी को यंग कंट्री अवार्ड दिया गया है। डायनामाइट न्यूज द्वारा यह आवाज दिया गया है ना। और देने वाले कौन थे? पीयूष गोयल थे। और पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए राशि है। रूमा देवी का संबंध बाड़मेर से है। राजस्थानी भाषा साहित्यकार सम्मान, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। मीरा राजस्थानी मंच के अध्यक्ष कालू खान देशवाली को यह सम्मान पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के द्वारा दिया गया। ठीक है। तो किसको? मीरा राजस्थानी मंच के अध्यक्ष कालू खान देशवाली को दिया गया राजस्थानी भाषा साहित्यकार सम्मान। योगदान तो खैर पता ही है कि राजस्थानी भाषा में उत्कृष्ट लेखन का योगदान होगा। राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार एनएसएस, जिसमें आप स्कूल में नाम रहे होंगे, एनएसएस में, कॉलेज में भी एनएसएस की पूरी विंग रहती है, तो वो सम्मान है। तो जयपुर की विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के छात्र ललित कुमार जांगिड़ को दिया गया, और ये राष्ट्रपति पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया, और माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना के दिया गया। इन्होंने पर्यावरण संरक्षण, रक्तदान जैसे कार्यों में योगदान दिया। बस, तो आप तो खाली इतना ध्यान रखना कि एनएसएस का पुरस्कार ललित कुमार जांगिड़ को दिया गया, बस। सुरेश चतुर्वेदी को साहित्य मनीषी उपाधि दी गई है। तो सुरोठा निवासी हैं ये, और इनको साहित्य मनीषी की अवार्ड उपाधि दी। ये पहले आयुर्वेद विभाग के रिटायर्ड रहे हैं, निदेशक रहे हैं। डॉक्टर भानावत, उदयपुर के दरबार हॉल में मेवाड़ गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, और इस सम्मान में प्यार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए डॉक्टर तुकतक भानावत को यह पुरस्कार दिया गया, और ये भी गुलाब चंद कटारिया के द्वारा दिया गया। और साथ में थे मेवाड़ के सदस्य, पूर्व राज परिवार सदस्य लक्ष्यराज सिंह।
रक्तकोष फाउंडेशन, इनको पुरस्कार दिया गया है भारत एक्सीलेंस अवार्ड 2025। ठीक है, ये सम्मान संस्था को देश भर में रक्तदान के लिए दिया गया, तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं प्रमुख समझौते, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इनमें मुझे लगता है अपने को ये कर लेने चाहिए, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे 4 के बाद प्रमुख व्यक्तित्व से शुरू करेंगे, तो 10-15 मिनट को इसको अपन ले लेना चाहिए। ठीक है, तो राजीविका और भारतीय शिल्प और डिजाइन, देखो एमओयू की बात होती है। एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसमें दो पक्षों के बीच में एक सहमति बनती है और बाद में उस सहमति को धरातल पे लागू किया जाता है। ठीक है, तो क्या सहमतियां बनी हैं अभी इस समय? राजीविका और भारतीय शिल्प एवं डिजाइन संस्था के बीच में एमओयू हुआ है। ये 13 अक्टूबर 2025 को एमओयू किया गया है। हुआ किसके मध्य है? तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका जो परिषद है उसके बीच में, और साथ में कौन है? भारतीय शिल्प और डिजाइन संस्थान के मध्य हुआ है ये। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देखो, राजीविका गांव में काम करता है, राजीविका जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके लिए साथ में काम करता है। तो ये देखो, इन दोनों में समानता क्या है? तो राजीविका ग्रामीण और सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिला है उनके साथ काम करता है। अब राजीविका चाहता है कि उनके उत्पादों को एक इंटरनेशनल मंच मिले, उसके लिए उन्होंने टाई अप किया भारतीय शिल्प एवं डिजाइन संस्थान के साथ में, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को और सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं उनके उत्पादों को अच्छा मार्केट मिलेगा, तो अच्छी कीमत मिल सकेगी। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण और स्व सहायता समूह से जुड़ी महिला कारीगरों के हस्तशिल्प आधारित आजीविका को सशक्त बनाना। इसलिए इन्होंने ये आईआईसीडी और राजीविका के बीच में यह समझौता हुआ। दूसरा है सिंदूर स्मारक वाटिका। कब की बात है? इस वाटिका का लोकार्पण हुआ 13 अक्टूबर 2025 को। लोकार्पण संजय शर्मा ने किया है, और यह स्मारिका पहलगाम हमले के बाद में भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया था उसको समर्पित है, और यहाँ पे 2.5 लाख की लागत का एक पूरा का पूरा बगीचा बनाया गया है। ठीक है, वाटिका बनाई गई है। आईआईटी जोधपुर और आइडिया फोर्स के मध्य एक एमओयू हुआ है। आईआईटी जोधपुर आपको पता है, और भारत की अग्रणी मानव रहित हवाई प्रणाली कंपनी है आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी। मानव रहित हवाई प्रणाली मतलब यूएएस, जो आपको पता है अनमैन्ड व्हीकल जैसे कहते हैं, यूएवी बोलते हैं इसको, सॉरी अनमैन्ड, यूएवीएस, यूए अनमैन्ड, अन अनमैन्ड एरियल व्हीकल सिस्टम कह सकते हो आप। तो इनके बीच में समझौता कब होता है? 24 अक्टूबर 2025 को। ठीक है, 3 वर्ष के लिए ये समझौता प्रभावी रहेगा। और अब इसमें क्या होगा कि जो आइडिया फोर्स है जो यूएवी पे काम करता है उसके साथ जोधपुर आईआईटी मिलेगा, और इस टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस पे और सारे नवाचार किए जाएंगे। अब एमओयू के तहत दोनों संस्था मिलकर क्या करेगी? एन आर्म्ड जो व्हीकल है उसके इंजन है, उनकी सामग्री है, उनकी निर्माण की टेक्नोलॉजी है, उनके 5G एकीकरण है ना, जियो मैपिंग है, वस्तु अनुक्रमण, क्षमता वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दोनों मिलके अनुसंधान करेंगे। इससे छात्रों को भी लाभ मिलेगा और देश के टेक्नोलॉजी क्षेत्र में मेड इन इंडिया के प्रभाव को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे यहाँ नेक्स्ट जनरेशन के एरोस्पेस और रोबोटिक्स इंजीनियर्स भी तैयार हो सकेंगे। ठीक है, राजीविका ने विभिन्न संस्थाओं के साथ में कुछ और एमओयू किए हैं, जैसे एक इन्होंने सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज के साथ में किया है, जेंडर एकीकरण को सुदृढ़ करना था इसका, और एक ये किया गया, एक रूमा देवी फाउंडेशन के साथ में किया है जिसमें आपके कौशल उन्नयन, उद्यमिता और बाजार तक उनकी पहुंच बनानी है। इसके अलावा इन्होंने एक संस्था जो है ARCH कॉलेज के साथ में भी इन्होंने किया है, जिसमें ग्रामीण कलाकार और SHG की महिला के उत्पादों को आगे बढ़ाने का प्रयास रहेगा। तो ये सारे सारे काम इन्होंने यहाँ पे किए हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे,
और एक क्लास इसकी पार्ट 2 अक्टूबर की और ले लेंगे, जो मैं आज आपके 9 तारीख भी है, और अगली क्लास में 10 तारीख को कल ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छी रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। और नेक्स्ट क्लास जो है अक्टूबर की अवश्य देखना, उसमें सेकंड पार्ट का पूरा आ जाएगा। धन्यवाद।